हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के ऑनर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है तो उसके दो ही मेन रीज़न हैं। या तो उस कंपनी में खर्चे बढ़े हैं या उनके प्रोडक्ट की प्राइस के दाम कम हैं, क्योंकि टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन को दो तरह से बढ़ाया जा सकता है किसी भी कंपनी के अंदर। या तो हम अपने खर्चों को कम करें, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करें कंपनी की, या फिर हम कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को बढ़ाएं। वन बाय वन हम इन दोनों सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। 1991 में रॉजर हेनरी फ्रिडलो कंपनी के सीईओ ज्वाइन किया उन्होंने, और उन्होंने ये पाया कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मेन रीज़न है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर खड़े हो गए हैं चारों तरफ, कंपनी का कस्टमर डिलाइटेड नहीं है। तो उन्होंने कंपनी के ग्रोथ की एक स्ट्रेटजी बनाई जहां पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट, अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने का प्लान बनाया, और उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करने के लिए एक प्लानिंग बनाया। इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। इस पैसे को जुटाने के लिए उन्होंने कंपनी की अंदर कॉस्ट कटिंग चालू की। $100 मिलियन की उन्होंने कॉस्ट कटिंग की, जिसको हम बोल सकते हैं कि बेड कॉस्ट, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी से मैच नहीं करती थी। इसमें उन्होंने करीब 1800 कंपनी के मैनेजर्स को भी फायर किया, और इस $100 मिलियन को उन्होंने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी के अनुसार कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी में उन जगहों पर लगाया जहां पर कि यह ग्रोथ स्ट्रेटजी वर्क कर सकती थी। उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करने का प्रोविज़न बनाया, जिससे कि कस्टमर डिलाइटेड हुआ, कंपनी की एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस और सेंसिटिविटी कस्टमर के लिए बढ़ गई। उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने कंपनी के प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट किया। इस तरह से कुछ दिन के बाद यह कंपनी एक $1 बिलियन ब्रांड में कन्वर्ट हो गई। इस पूरी केस स्टडी से सीखने वाली बात यह है कि जो भी आप कॉस्ट कटिंग कंपनी के अंदर कर रहे हैं उसको आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लान से ज़रूर जोड़ें। ऐसा नहीं है कि आपने बैड कॉस्ट और गुड कॉस्ट को तो फाइंड आउट कर लिया, परंतु जब आपने बैड कॉस्ट को कम किया या ज़ीरो किया तो उस बैड कॉस्ट को आपने इन्वेस्ट किया अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। जो कंपनी का बजट है, जो भी आपका एनुअल एक्सपेंडिचर है कंपनी का, उस एनुअल एक्सपेंडिचर को भी कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना होगा। जो भी फंक्शनल बजट कंपनी एलोकेट करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उसको ये इंश्योर करना होगा कि प्रत्येक डिपार्टमेंट उस बजट को कंपनी की स्ट्रेटजी के अनुसार ही खर्च करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी का जो पैसा है, जो कंपनी का बजट है, उससे कंपनी की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। हर डिपार्टमेंट हेड, हर फंक्शनल हेड यह इंश्योर करे कि जो भी पैसा, जो भी एलोकेशन बजट में हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कंपनी के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, कंपनी की क्षमता में वृद्धि की जाए। और इसके लिए हर लेवल पर, डिपार्टमेंट लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर, टॉप मैनेजमेंट लेवल पर डिबेट और डिस्कशंस होने अनिवार्य हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी के अंदर इस तरह का माइंडसेट तैयार किया जाए, लोगों को इस तरह से कल्चरल एस्पेक्ट से तैयार किया जाए कि एक एक पैसा अगर वो खर्च करते हैं तो उनको ये ध्यान देना होगा कि ये कंपनी की स्ट्रेटजी के साथ अलाइन है हमारा एक्सपेंडिचर या नहीं है।
तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी अपने दिमाग में ये हर समय सोचे कि मैं एक एक पैसा कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ खर्च करूँगा। एक कॉमन पूल बना कर रखना चाहिए, जितना भी बजट है, जो भी कंपनी का खर्चे का या एनुअल प्लान है, अगर उस बजट को सिर्फ कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ या कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और ये हर आदमी को पता लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि इतना पैसा हमने खर्च किया और इतनी हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी हुई। सबसे बड़ी चीज़ है जो पांचवा पॉइंट है कि वो कंपनी का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो चेंज होना चाहिए। कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की, जिसको अगर हम कम कर सकते हैं तो हमको कम करना चाहिए। हर एम्प्लॉय का अपने सोचने का तरीका यह होना चाहिए जैसे कि ये पैसा मेरी जेब से जा रहा है, ना कि कंपनी की तरफ से। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रॉजर बैंकिनी ने अपने इस कॉस्ट कटिंग के पूरे प्रोसेस को एक बेहद कामयाब ढंग से इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने इसको अपनी स्ट्रेटजी से जोड़ा, बजट से जोड़ा, कंपनी ग्रोथ से जोड़ा और कंपनी को वो नई ऊंचाई पर ले गए। दूसरे केस के अंदर जहां हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेंगे, यह एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी का। मेरा अपना मानना यह है कि 1% कंपनियां ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं। वो कंपनियां जो 10-15 साल पुरानी हैं, वो भी कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपने दिल में कि हम अपने प्राइस कम कर सकते हैं प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल करने के लिए, क्योंकि उनका या हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो सेल्स रिवेन्यू दोनों तरह से आपके पास आएगा, या तो आप वॉल्यूम बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, या अपनी प्राइस को कम करके या अपनी प्राइस को बढ़ाएं। तो दोनों एस्पेक्ट से आपका सेल्स रिवेन्यू बढ़ेगा। बहुत सी ऐसी कम कंपनियां हैं वर्ल्ड में जो अपने बारे में पॉजिटिव इमेज रखती हैं, या जिनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट यह बोल सकता है सर आवर प्रोडक्ट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी कैन रेज द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो हेनरी फोर्ड ने जब 1901 में कार बनाने की शुरुआत की तो वो एक सामान्य कार मैन्युफैक्चरर की तरह थे। उस वक्त में थाउजेंड्स ऑफ कार मैन्युफैक्चरर थे जो बैच प्रोडक्शन में गाड़ियां बनाते थे। दिन में 4 या 5 गाड़ी बनती थी और ज़्यादातर अमीर लोग भी इन गाड़ियों को ले पाते थे, अफोर्ड वही कर पाते थे। 1909 में हेनरी फोर्ड ने यह विचार उनके दिल में आया कि मैं सस्ती गाड़ियां बनाऊंगा और सस्तियां गाड़ी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाड़ी अपनी बेचूंगा, उन लोगों को बेचूंगा जो मिडिल क्लास लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, और मेरी गाड़ी सभी खरीद पाएंगे। यह विचार उन्होंने अपने सेल्स पर्सन को दिया और इस तरह से उन्होंने इस अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया। 1910 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर जगह को बढ़ाया, 67 एकड़ जगह को बढ़ाया, 6000 एम्प्लॉय की जगह 31,000 एम्प्लॉय किए, और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं सिर्फ मॉडल टी एक ही मॉडल बनाऊंगा कार का और उस मॉडल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूंगा। और उन्होंने जो वो साल में 2000 कारें बनाते थे, उस साल 6000 गाड़ियाँ बनाईं। 1913 में उनके दिमाग में बैच प्रोडक्शन को ख़त्म करके असेंबली लाइन का आइडिया आया और उन्होंने उस असेंबली लाइन की सहायता लेकर 1917 तक 3 लाख गाड़ियाँ बेची, जबकि एक कार की कॉस्ट $550 थी, जो किसी ज़माने में $3,000-4,000 हुआ करती थी। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को कामयाब किया। उसके बाद उन्होंने 1917 में अपनी गाड़ी की कॉस्ट को और कम किया, $330 किया, और उस साल उन्होंने
1920 तक 7 लाख गाड़ियां बेची। इस तरह से हेनरी फोर्ड ने अपने विजन से गाड़ी के मटेरियल को इतना हल्का बनाया जिससे कि पेट्रोल कंजम्पशन कम हो। वेनेडियम मटेरियल का बनाया। उन्होंने कंपोनेंट्स कम लगाने शुरू करे गाड़ियों में। उन्होंने असेंबली लाइन बनाई जहां पर एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी असेंबल की जा सकती है, और उन्होंने सिर्फ एक ही मॉडल को रखा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वेरियस मॉडल्स, ही हैज़ गॉन फॉर द सिंगल मॉडल। इस तरह से उन्होंने 57% 1920 तक 57% मार्केट पर अपना कब्जा किया। अपनी सेल्स को 57% बढ़ाया, और कॉस्ट को उन्होंने 30% कम किया। हर साल उन्होंने 10% कॉस्ट को कम किया। इस तरह से उनका सेल्स 700 टाइम्स बढ़ गया। हेनरी फोर्ड का यह विचार एक ऐसा क्रांतिजनक विचार था जो आज भी 21वीं सदी में भी यह असेंबली लाइन ही ऑटोमोबाइल लाइन की हार्ट है। तो 1909 से लेकर 1920 तक 11 साल में हेनरी फोर्ड ने अपने विजन को कामयाबी दी। दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप प्राइस पर काम करते हैं या कॉस्ट पर काम करते हैं, आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अपने बजट को उसके साथ अलाइन करना होगा, अपनी टीम को अलाइन करना होगा, और ओवरऑल आपको एक कंसेप्ट को टोटलिटी में इम्प्लीमेंट करना होगा। यदि आप खाली कॉस्ट कटिंग पर जाते हैं और हर साल आप कॉस्ट कटिंग करते हैं अपनी कंपनी में, तो आप एक स्पाइरल लूप में आ जाएंगे, और ये स्पाइरल लूप धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और आपकी कंपनी भी छोटी होती चली जाएगी। इसलिए दोनों स्ट्रेटेजी वर्क करती हैं, पर आपको मेटिकुलसली इन स्ट्रेटेजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है अगर आप अपनी सेल, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं। होपफुली मैं आपको अपनी बात समझाने में समर्थ रहा हूँगा। थैंक यू वेरी मच।